अगर आप यूपी पीसीएस या जो भी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं वो देते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने आ रहा है। लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा। जो जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पीसीएस का 17 मार्च को, ये सीरीज़ हमने उसी को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट की है। हमारे चैनल में बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। अगर आपने उनको ना देखा हो तो चैनल विजिट करके देख लीजिएगा। ये घटना चक्री सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो दे रखा है घटना चक्र में मॉडर्न हिस्ट्री का। आज उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 2 लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री के ले चुके हैं, ज्योग्राफी के भी लेक्चर ले चुके हैं कई सारे, और भी बहुत सारे लेक्चर ले चुके हैं। उनकी पीडीएफ जो मिलेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, और लेक्चर ना देखे हो तो चैनल विजिट करके देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर। तो जो भी संदर्भ में कुछ दे रखा है कंटेंट इसमें हमारी घटना चक्र में, उसको पूरा कवर करेंगे अच्छे से। स्टार्ट करेंगे, इसमें देखेंगे क्या मैसूर में जो भी 4 मैसूर युद्ध हुए हैं उसकी ट्रीटी हुई है, उस समय कौन गवर्नर जनरल था उसको समझेंगे। बाकी पंजाब राज्य के संदर्भ में सुकरचकिया मिसल के संदर्भ में रणजीत सिंह को देखेंगे, और भी देखेंगे दलीप सिंह कौन अंतिम राजा था, किसके बाद कौन उत्तराधिकारी बना, कौन सा युद्ध हुआ है, सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में कवर होंगी। तो लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा। बाकी आपको अगर कोई तैयारी से रिलेटेड डाउट एंड क्वेरी आ रही हो या कोई दिक्कत आ रही हो तो यहाँ आप आके हमसे पूछ सकते हैं। आपकी डाउट को पूरा सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। बाकी लेक्चर की पीडीएफ के लिए मैं हर लेक्चर में बताता हूँ अपने, ये हमारा चैनल है कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस का टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आके आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, लिंक जिसका भी इन सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर हमारा 3 है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम ये मॉडर्न हिस्ट्री का घटना चक्र का लेक्चर, ये हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम क्या देखेंगे, क्षेत्रीय राज्य जो पंजाब और मैसूर हैं, जिनसे क्वेश्चन जो बनते हैं घटना चक्र में जो दिया उसको देखेंगे। क्षेत्रीय राज्यों में पंजाब और मैसूर के संदर्भ में जो भी चीज़ें दी हैं। तो रणजीत सिंह दिया क्या है, स्टार्ट करते हैं इससे कि जैसा पहली लाइन में लिखा हुआ है, जो रणजीत सिंह जी हैं उनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 13 नवंबर 1780 को। और ये कौन से मिसल से संबंध रखते हैं, तो अपना सुकरचकिया मिसल से। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बनता है इससे, किससे संबंध रखते हैं, पीटी लिख दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुकरचकिया मिसल से संबंध रखते हैं कौन, तो रणजीत सिंह। अगर इन लाइन में ध्यान रखने वाली बात क्या है, सिर्फ इनका मिसल ध्यान रखिएगा, सुकरचकिया मिसल। कभी ये डेट नहीं पूछेगा कि कितनी डेट को इनका जन्म हुआ था, ये की चीज़। आगे दिया गया है किनके वहाँ इनका जन्म हुआ था, इनके पिता का नाम है महासिंह के घर पर इनका जन्म हुआ था, रणजीत सिंह जी का। तो महासिंह के घर पर इनका जन्म हुआ है रणजीत सिंह का। और कब हुआ है, तो 13 नवंबर 1780 को। सुकरचकिया मिसल से इनका संबंध रखते हैं ये। आगे दिया महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो है 25 अप्रैल 1809। तो ध्यान रखिएगा, अमृतसर की एक संधि होती है अंग्रेजों और इनके बीच, तो ध्यान क्या रखना है इसमें, तो 1809 ध्यान रखिएगा। और अमृतसर की संधि कब हुई, तो 1809 ध्यान में रखिएगा अमृतसर की संधि। और किसके किसके बीच हुई थी, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच संधि हुई थी। ठीक, 1818 में इन्होंने क्या, मुल्तान को जीता, 1819 में कश्मीर को जीता, और 1834 में पेशावर को जीत लिया। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। आगे दिया है 1798 में अफगानिस्तान के शासक जो थे कौन, जमान शाह। ध्यान रखिएगा इनका नाम। 1798 में अफगानिस्तान के जो शासक हैं जमान शाह ने क्या किया, पंजाब पर आक्रमण किया, और वापस जाते समय उसकी तोपें क्या हुई, चिनाब नदी में गिर गई। तो 1798 में जो अफगानिस्तान के शासक हैं कौन, जमान शाह, उनने आक्रमण किया कहाँ पे, तो पंजाब पे आक्रमण किया था। उसमें वापस जाते वक्त उनकी तोपें गिर जाती हैं, कौन सी नदी में, तो चिनाब नदी में गिर जाती हैं। फिर रणजीत सिंह क्या करते हैं कि उन तोपों को निकलवा कर उन्हें वापस भिजवा देते हैं किनके पास, जमान शाह के पास, जिन्होंने पंजाब पे आक्रमण किया था, अफगानिस्तान के शासक हैं। तो इनको जो चिनाब नदी में इनकी तोपें गिर जाती हैं, इनको तोपों को निकलवा के वापस इनके पास भेज देते हैं कौन, रणजीत सिंह। और उस सेवा के बदले इनको जमान शाह ने उसे क्या किया, लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। तो जब इन्होंने तोपें निकलवा के वापस की तो उसके एवज में इन्होंने क्या किया, जो जमान शाह है उसने किया कि यह कि इनको लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। और 1799 में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो लाहौर, मतलब ये क्वेश्चन बनता है कि रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी किसको बनाया, तो ध्यान रखिएगा लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। कब बनाया, तो 1799 में लाहौर पर इन्होंने उसको अधिकार कर लिया और उसके बाद उसको राजधानी बनाया। आगे दिया जमान शाह ने ही इन्हें राजा की उपाधि दी। तो राजा रणजीत सिंह जी नाम इनका पूरा जो है, तो उसमें जो राजा की उपाधि है वो किसने दी, तो राजा की उपाधि इनको जमान शाह ने दी। एक और क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का, ये है राजा की उपाधि से रिलेटेड कि जो राजा राम मोहन राय उनको राजा की उपाधि किसने दी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर वीडियो देख रहे हो तो, कि राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दी, तो ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और क्या किया, राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार इनको बना दिया। 1805 में अमृतसर
को भी इन्होंने भंगी मिसल से छीन के अपने मिसल में अंदर कर लिया। कौन से? शुक्र मिसल के अंतर्गत अमृतसर छीन लिया उस भंगी मिसल से और अपने अंडर में ले लिया उसको। उसके बाद पंजाब की राजनीतिक जो राजधानी वो लाहौर हो गई और धार्मिक राजधानी कौन? अमृतसर, दोनों ही उनके अधीन आ गई। तो पंजाब की दो राजधानी थी, कौन कौन सी? एक राजनीतिक राजधानी थी और एक धार्मिक राजधानी थी। राजनीतिक राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर थी, जिसको किसने? जमान शाह के आदेश पर इन्होंने वहाँ पे लाहौर पर अधिकार करके उसको राजधानी बनाया। और अमृतसर जिनसे छीना, वो किससे छीना? तो भंगी मिसल से छीन लिया अमृतसर, उसको वहाँ की कौन सी? धार्मिक राजधानी भी इनके अंडर में ही आ गई। तो यही चीज़ इसमें लिखी है। आगे दिया रणजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था कि क्योंकि ये इनकी एक आंख से इनको दिखाई नहीं पड़ता था, तो इस संदर्भ में इन्होंने कहा था कि क्या कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। आगे दिया अफगान अमीर शाह सूजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया। तो ये पहली बात, ये कथन ध्यान रखिएगा, किसने कहा? तो रणजीत सिंह ने कहा। और दूसरी चीज़ ध्यान क्या रखनी है? कोहिनूर हीरा इनको किसने दिया? तो कोहिनूर हीरा जो जिसने दिया उसका नाम है शाह सूजा। तो शाह सूजा ने इसको कोहिनूर हीरा दिया। ठीक है। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र जो है खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था, तो खड़क सिंह थे, ध्यान रखिएगा। और ये जो खड़क सिंह था, इनको अफीम खाने की आदत थी। इसके शासनकाल के दौरान ही शीघ्र ही दरबार दो विरोधी दलों में संधावलिया सरदार चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह, उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं ध्यान सिंह, मतलब कौन सा? पहला ये दल हो गया संधावलिया सरदारों का और दूसरा डोगरा बंधुओं का, दो दल हो गए। इनमें कौन कौन है? तो ध्यान सिंह है, गुलाब सिंह है, सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। तो ये चीज़ें बता रखी इन्होंने कि जब रणजीत सिंह मरे तो उनके उत्तराधिकारी हैं खड़क सिंह, जो अफीम के आदत खाने की आदत थी जिनको। उस समय क्या हुआ? दरबार है दो गुटों में बढ़ गया, संधावलिया सरदार और डोगरा बंधुओं में, और अराजकता फैल गई पंजाब में इस समय। आगे दे रखा है चिलियावाला का युद्ध। अगर ध्यान रखना हो इसमें तो सिर्फ सन ध्यान रखिएगा। क्या? चिलियावाला का युद्ध और किसके नेतृत्व में हुआ? तो अंग्रेजों की तरफ से जिसने नेतृत्व किया वो कौन था? तो लॉर्ड गफ था। और सिख सेना की तरफ से जिसने नेतृत्व किया और शेर सिंह ने नेतृत्व किया। तो चिलियावाला का युद्ध ध्यान रखिएगा 1849 में हुआ है। ठीक। शेर सिंह के नेतृत्व में सिख सेना लड़ी और लॉर्ड गफ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना लड़ी थी। युद्ध क्या था? अनिर्णायक समाप्त हुआ। ठीक। और इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। तो इतनी चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक। ध्यान क्या क्या रखना है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। इस युद्ध के संदर्भ में 1849 में हुआ, लॉर्ड गव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना लड़ी और शेर सिंह के नेतृत्व में सिख सेना लड़ी। और इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। आगे दे रखा है महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बने कि सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? तो महाराजा दलीप सिंह थे। 1843 से 49 तक इन्होंने शासन किया। दलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया। तो ये क्वेश्चन ही बन सकता है कौन सा ऐसा सिख वो शासक था जिसने क्या किया? अपना धर्म परिवर्तित करके ईसाई धर्म अपना लिया। तो ध्यान रखिएगा, नाम इनका दलीप सिंह है, जो कि अंतिम शासक थे सिख साम्राज्य के। और रूस की यात्रा भी की। निधन इनका कहाँ होता है? तो पेरिस में होता है 1893 में। तो पेरिस में इनका निधन होता है 1893 में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इंग्लैंड में इनकी अंत्येष्टि हुई है। तो ध्यान क्या क्या रखना है? दलीप सिंह के संदर्भ में अंतिम शासक थे सिख साम्राज्य के, धर्म परिवर्तन किया, ईसाई धर्म अपनाया, पेरिस में मृत्यु हुई, रूस की यात्रा भी इन्होंने की। तो इतनी चीज़ें इसमें देख लीजिएगा। आगे दिया है क्या? 1849 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया। तो सेकंड आंग्ल सिख युद्ध अगर पूछ ले कब हुआ था, तो ध्यान में रखिएगा 1849 में सेकंड आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, जब 1849 में ही चिलियावाला का भी युद्ध हुआ है। लेकिन चिलियावाला का जो युद्ध हुआ है वो जनवरी में हुआ है, और आंग्ल सिख जो युद्ध हुआ है तो ये 1849 में हुआ है। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। दिया है कि द्वितीय आंग्ल सिख होता है, सिख युद्ध होता है, उसकी समाप्ति पर अंग्रेज जो है उन्होंने क्या किया? पंजाब पर अधिकार कर लेते हैं और उसका विलय कर लेते हैं ब्रिटिश साम्राज्य में। और दलीप सिंह को पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया जाता है। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य के में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया। तो जब अंग्रेज क्या करते हैं? पंजाब को अपने अंडर में ले लेते हैं। कब? द्वितीय जो आंग्ल सिख युद्ध होता है उसके बाद अंग्रेज जब पंजाब को अपने अंडर में ले लेते हैं, तो पंजाब में शासन करने के लिए वो क्या करते हैं? एक परिषद का गठन करते हैं। उस परिषद में कौन कौन होता है? तो सर हेनरी लॉरेंस होते हैं, को अध्यक्ष बनाया जाता है, और जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मॉन्सन को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो 3 सदस्य कौन कौन से हो गए? अध्यक्ष थे हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस दूसरे अन्य सदस्यों में आएंगे, और चार्ल्स ग्रेनविल मॉन्सेले जो हैं वो भी अन्य सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो 3 सदस्यों में ये हो गए। और ये किस लिए गठन किया गया? पंजाब में जो शासन अच्छे से चल सके, इस चक्कर में क्या गठन किया गया इस परिषद का अंग्रेजों द्वारा।
आगे दिया है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा 1767 से 49, ठीक है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब होता है, 1767 से 49, 1767 टू 69 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है, ध्यान रखिएगा। इस युद्ध में क्या होता है, सॉरी ये आंग्ल सिख में बोल रहा हूँ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ पे लिखा है, तो आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, पहला 1767 टू 69, तो कब होता है 1767 टू 69, ध्यान रखिएगा। आंग्ल मैसूर युद्ध पहला, इसमें क्या होता है, हैदर अली विजय होते हैं और इस दौरान जो गवर्नर होता है वो कौन होता है, वेरलेस्ट होता है, ठीक। तो और ये युद्ध में किससे समाप्त होता है, मद्रास की संधि से समाप्त होता है। तो इतनी चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा। अगर आपको एक बात पता होगी कि कोई भी युद्ध होता है जब उसकी समाप्ति होती है तो समाप्ति के बाद एक संधि होती है, हिस्ट्री में ये रिवाज चलता रहा है। तो अगर आपको युद्ध की लास्ट ईयर पता है, जैसे 67 टू 69 यहाँ पे लिखा है, तो अगर कभी भी संधि होगी युद्ध की समाप्ति तो एंड में होगी, तो 69 में संधि होती है, कौन सी, मद्रास की संधि। अगर कोई कभी पूछ ले और आपको संधि की याद ना हो कि कौन से ईयर में हुई है, लेकिन युद्ध पता हो कब से कब तक चला है, तो लास्ट वाला जो ईयर होगा उसी ईयर में क्या होती है, संधि होती है। तो वही जैसे यहाँ पे 1749 में युद्ध की समाप्ति होती है, 1767 से 49 तक चला है, 1749 कह रहा हूँ 1769 तक का जो युद्ध चला है, तो 69 में ही संधि होगी जब युद्ध समाप्त होगा। संधि कौन सी हुई है, मद्रास की संधि, ध्यान में रखिएगा। ज़्यादातर केसेस में यही मिलेगा कि जो लास्ट जो अंतिम युद्ध खत्म होता है जब युद्ध, उसके बाद ही संधि मिलेगी देखने को। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। क्या, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में कि पहले डेट या मतलब ईयर ध्यान रखिएगा कब से कब तक, तो 1767 टू 69 हैदर अली विजय होते हैं, मद्रास की संधि कराई जाती है और गवर्नर जनरल कौन थे अंग्रेज की तरफ से, अंग्रेज कौन था उस समय गवर्नर, तो वेरेलस था, ठीक। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध देख लेते हैं, इसमें क्या क्या ध्यान रखने वाली बात है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कब से कब तक होता है, तो 1780 से 84 तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक है, तो 1780 से 84। हैदर अली ने क्या किया, निज़ाम और मराठों को अपने साथ मिलाकर क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर आरकाट पर अधिकार कर लिया। तो आरकाट पर अधिकार जब करते हैं तो आरकाट पे घेरा डालते हैं। तो आपको पता होगा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, सब लेक्चर जब लूँगा अलग से तब अच्छे से बताऊँगा जब आरकाट का घेरा कैसे डालते हैं, ये सब सारी चीज़ें क्या थी। तो वही बताते हैं क्या कि कर्नल बेली के अधीन कौन सी अंग्रेजी सेना हारी। तो ये पूछ ले, सेकंड आंग्ल जो मैसूरी चला था उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कौन सी सेना, अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो कर्नल बेली कर रहा था। और हैदर अली ने क्या किया, कर्नाटक पर आक्रमण किया और उसके बाद क्या किया, आरकाट पर आक्रमण करने के बाद कर्नल बेली के दिन जो सेना थी उसको हराकर आरकाट पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मुंडो की सेना को पोलीलूर नामक, कहाँ पे, पोलीलूर नामक स्थान पर हराया था। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे टीपू ने कौन से युद्ध में अंग्रेजों की सेना को हराया था, तो ध्यान रखिएगा पोलीलूर नामक स्थान पर, जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था उसी बीच में एक लड़ाई होती है, उसी में पोलीलूर नामक स्थान पर टीपू सुल्तान हेक्टर मुंडो को हराता है। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल जो होते हैं आयरकूट से होता है, जिसे पोर्टो नोवो, पोलीलूर और सोलिंगूर में हैदर अली को परास्त किया। तो आयरकूट आता है जब, तो आयरकूट जो हैदर अली है उसको कई जगह परास्त करता है, पोर्टो नोवो में परास्त करेगा, पोलीलूर में और सोलिंगुर में हैदर अली को परास्त करता है। और दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये बने कि हैदर अली की मृत्यु जो हुई है वो कौन से युद्ध में हुई है, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही जो हैदर अली है उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद जो उत्तराधिकारी बनते हैं वो कौन, टीपू सुल्तान बनते हैं, वो पूरा संभालते हैं युद्ध को। आगे दिया क्या, फिर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा और अंततः मंगलोर की संधि होती है, जिससे क्या होता है, ये युद्ध के समापन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 1784 में मंगलोर की संधि हुई है और युद्ध कब से कब तक चला, 80 से 84। जो बात मैंने पहले बताई थी ध्यान रखिएगा, जो भी लास्ट ईयर होता है युद्ध का, जहाँ खत्म होता है वहीं पे संधि होती है। तो संधि का कभी डेट ना याद हो तो युद्ध का याद नहीं, तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि कब से कब तक हुई थी संधि। आगे दिया, टीपू सुल्तान ने फिर क्या करता है, जब हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान उत्तराधिकारी बनता है उनका, तो संघर्ष जारी करता है, युद्ध चलता रहता है। उसके बाद मंगलौर की संधि होती है। पहले वाले में कौन सी, मद्रास की संधि होती है, दूसरे में मंगलौर की संधि होती है। मंगलौर की संधि के बाद टीपू क्या करता है, कुछ कार्यों में लग जाता है अपने, जिसमें से पहला कार्य क्या करता है, श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाता है और यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना करता है, उसका सदस्य बनता है। साथ ही उसने अपनी राजधानी में उसने क्या किया, राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक था कौन सा, वृक्ष रोपा एक, तो ये बट वृक्ष लगाया, जो भी किसने, टीपू सुल्तान ने फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक का, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाता है। कहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा टीपू सुल्तान लगाता है ये वृक्ष। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों में मैत्री संबंध बनाने तथा
अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुनतुनिया, अफगानिस्तान, फ्रांस आदि को दूत मंडल भेजता है और आधुनिक रीति रिवाजों पर दूतावासों की स्थापना भी करता है। तो यहाँ पे ये पूछ ले कि ये दूतावासों की स्थापना निम्नलिखित में तो किसने की, तो ऑप्शन दे सकता है हैदर अली, टीपू सुल्तान और भी कुछ शासकों का। तो टिक करिएगा वहाँ पे, आधुनिक दूतावासों की स्थापना किसने की थी उस समय, तो टीपू सुल्तान ने की थी। नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की डेट ध्यान रखिएगा, 90 से 92। ठीक, कब से कब तक, तो 90 से 92, 1790 टू 92 में है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो तृतीय एंग्लो मैसूर का अवसान कब, श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा होता है। तो मतलब क्या होता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त होता है। इस संधि में क्या होता है, अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस और मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल होते हैं। तो कार्नवालिस ये संधि करता है कौन सी, श्रीरंगपट्टनम की, और ये कौन से युद्ध में होती है संधि, तो तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध में होती है। ठीक, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और कब होती है, 1792 में होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। टीपू सुल्तान क्या करता है, फिर चौथा जो युद्ध होता है 1799 में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें मारा जाता है अंग्रेजों से लड़ते हुए। तो अगर आपसे पूछ ले जैसे हैदर अली की मृत्यु कौन से युद्ध में हुई, तो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध वॉर में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। वहीं अगर टीपू सुल्तान कह रहा हूँ, हैदर अली की हो जाती है सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में। और अगर आपसे पूछे कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कौन से वॉर में होती है, तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1799 में, वहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, लड़ते हुए मारे जाते हैं युद्ध क्षेत्र में। इसके कुल के सदस्य, मतलब इसके जो वंशज होते हैं, जो मतलब इसके जो वंश होता है उसके सदस्यों को क्या करते हैं, वेल्लोर में कैद कर लिया जाता है। और इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व था वो कौन करता है, वेलेस्ली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। किसने, वेलेस्ली ने और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेस्ली को कौन सी मार्क्वेस की उपाधि दी। तो मार्क्वेस कभी लिख के आ जाए, मार्क्वेस की उपाधि किसको मिली, तो लॉर्ड समाज ने दी आयरलैंड के, किसको, तो वेलेस्ली को दी है। ठीक, तो लॉर्ड वेलेस्ली को मार्क्वेस की उपाधि किसने दी, तो आयरलैंड के समाज ने दी। किसमें, मैसूर का जो चौथा युद्ध था उसको जीतने के पश्चात, जो 1799 में समाप्त होता है, जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। ठीक है, आगे दिया, युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अड्यार वंश के संस्थापक, अड्यार वंश के एक बालक, संस्थापक कह रहा हूँ, अड्यार वंश का एक बालक होता है कृष्णराज, उसको बिठा दिया जाता है तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया जाता है। तो एक सिंबॉलिक राजा वहाँ का बना दिया जाता है, जो पुराना अड्यार वंश चल रहा होता है। हैदर अली के पहले जो वंश चलता था अड्यार वंश, उसके एक वंशज को बैठा दिया जाता है यहाँ पे, कृष्णराज को, और उससे कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य मिला लिया जाता है। कुछ और दे रखा है यहाँ के बेगम समरू के संदर्भ में, सीध में दे रखा है घटना चक्र में, तो पढ़ लेते हैं। बेगम समरू 1750 से 1836 ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया। तो कहाँ कराया इन्होंने चर्च का निर्माण, तो सरधना में कराया, मेरठ के निकट। किसने, बेगम समरू ने। समरू के पति एक यूरोपीय वॉल्टर रेनहार्ड साम्ब्रे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। साम्ब्रे का वो बंगाल के नवाब नजफ खान ने सहारनपुर के रुहेला सरदार जाब्ता खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरधना के जागीर प्रदान की थी। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधना की शासिका बनती हैं। तो ये संदर्भ में इतनी चीज़ें दी हैं। तो इतनी चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद ये हमारा लेक्चर एंड होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो पूछा निम्नलिखित में जो नाम दे रखे हैं इनमें से कौन सम्मिलित था। तो ध्यान देखिए, दिल्ली दे रखा है, काबुल दे रखा है, मकराना दे रखा है, श्रीनगर दे रखा है। तो जैसा मैंने कहा था, क्या श्रीनगर को अपने अंडर में कर लेते हैं। ये कब, 1819 में, 1819 के आसपास श्रीनगर को अपने अंडर में कर लेते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा भी, तो ये टिक कर लीजिएगा। बाकी ना दिल्ली इनके अंडर में था, ना मकराना, ना काबुल। तो एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। रणजीत सिंह का जन्म नवंबर, ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये बताया था मैंने आपको, सुगर चकिया मिसल ध्यान रखिएगा। उनके पिता का नाम ध्यान रख सकते हैं, रखना हो तो। महाराजा रणजीत सिंह और इनके बीच जो अंग्रेजों के बीच संधि होती है अमृतसर की, ये हम पढ़ के आ रहे हैं ऊपर, तो ये ध्यान रखिएगा। संधि का तत्कालिक प्रभाव क्या होता है कि रणजीत सिंह का सतलज के पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का सपना टूट जाता है। परंतु कनिंघम कहते हैं कि क्या, रणजीत सिंह को इसके युद्ध के बाद क्या होता है कि पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल जाती है। तो वो 1818 में क्या करते हैं, मुल्तान, और 1819 में कश्मीर, और 1834 में पेशावर को जीत लेते हैं। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में श्रीनगर जो होगा रणजीत सिंह राज्य के सम्मिलित होगा। तो यही चीज़ें इसमें दे रखी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा दूसरा नंबर का है, कौन सा है, क्या दिया इसमें, मिसल पूछ रहा है रणजीत सिंह का।
तो जैसा अभी हम बता के आ रहे हैं ऊपर, जिनमें जो चीज़ें हमने पढ़ ली अच्छे से उन पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टिक कर लीजिएगा। शुक्र चकिया मिशल की तरफ से थे, रणजीत सिंह का संबंध इन्हीं से है। नेक्स्ट है महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो जैसा हमने बताया था लाहौर वो जीत लेते हैं 1799 में। जीत क्या लेते हैं मतलब लाहौर इनको मिल जाता है, तो उसके बाद इनको राजधानी बना लेते हैं लाहौर को। तो किसके कहने पर? जमान शाह के कहने पर क्या करते हैं, जमान शाह कहता है कि अधिकार कर सकते हैं आप लाहौर पे, और जब लाहौर पे अधिकार कर लेते हैं 1799 में तो उसको अपनी राजधानी बना लेते हैं। तो यही दिया उसमें, लाहौर टिक कर लीजिएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? तो अदालत आला की स्थापना कहाँ पे की? तो ऑप्शन दे रखा है, ए अमृतसर, बी लाहौर, सी फिरोजपुर या डी मुल्तान। तो राइट आंसर है क्या, लाहौर पे अदालत आला की इन्होंने क्या किया, स्थापना की। रणजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी, राज्य की सर्वोच्च जो अदालत थी उसका नाम क्या था? तो अदालत आला था, और यह अदालत लाहौर में स्थित थी। रणजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे, तो न्याय का काम भी यही करते थे रणजीत सिंह उस समय, तो यही स्वयं न्यायाधीश थे उसके अदालत आला के। और कहाँ पे? तो लाहौर में इसका स्थापना की गई थी, जिसका नाम है अदालत आला। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ इनको? तो ऑप्शन दे रखा है, ए शाह शुजा, बी जमान शाह, सी दोस्त मोहम्मद या डी शेर अली। तो शाह शुजा जैसा भी हम पढ़ के आ रहे हैं ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं फिर से। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था। 73 में क्या होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात होता है मुल्तान और कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो जाता है। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल जाता है, और 1800 में अहमद शाह अब्दाली का पुत्र जो होगा शाह शुजा, जो पौत्र है शाह शुजा, काबुल की गद्दी पर बैठता है। लेकिन जब काबुल की गद्दी पर वो बैठता है तो उसके भाई जो हैं महमूद, उन्होंने क्या किया, शक्तिशाली बरगजई सरदारों जो फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 में स्थापित कर दिया जाता है, तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर का अधिकार कर लेता है। तो इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगते हैं, और सहायता के एवज में वो क्या भेंट करते हैं इनको? तो कोह-ए-नूर या कोहिनूर इनको भेंट करते हैं। तो कौन इनको भेंट करता है? तो शाह शुजा, देख लिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने बताया था कि ईश्वर की इच्छा है कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली मेरी? तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था और कई बार पॉइंट करके फोकस करके बताया कि किसने कहा था, तो महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी? तो ऑप्शन ए है हरि सिंह नलवा, बी खड़क सिंह, सी शेर सिंह या डी नौनिहाल। तो राइट आंसर टिक कर लिएगा, खड़क सिंह थे, जो अफीम खाने की भी इनको बहुत आदत थी। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान रखिएगा, पढ़ के आए सब चीज़ें हम। अंतिम राजा सिख साम्राज्य का तो कौन था? तो अंतिम राजा जो सिख साम्राज्य था दलीप सिंह थे, अभी हम पढ़ के आए हैं। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। 1843 से 49 तक 1843 टू 49 तक ये शासन करते हैं, रूल करते हैं। कहाँ पे? तो अंतिम सिख राज्य में। नेक्स्ट है 9वां नंबर क्वेश्चन, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य बताना में। तो ए दे रखा है 23 अक्टूबर 1893 को निधन पेरिस में होता है इनका। बी दे रखा है नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, और सी दे रहा उन्होंने कभी सिख धर्म नहीं छोड़ा, या डी वह कभी रूस नहीं गए। तो यहाँ नहीं हटा लीजिएगा, रूस भी जा चुके हैं वो, सिख धर्म छोड़ा, सिख धर्म छोड़ के क्या करते हैं, ईसाई धर्म अपना लेते हैं। तो यहाँ हटा लीजिए, सिख धर्म छोड़ा और ईसाई धर्म अपनाया, ठीक। और इधर रूस गए हैं यात्रा पे, अंत्येष्टि इनकी नासिक में ना होकर कहाँ होती है, इंग्लैंड में होती है, और पेरिस में ही इनका निधन होता है। तो यही सब चीज़ें दे रखी हैं एक्सप्लेनेशन में, देख लीजिए फिर से। फ्रांस में क्या होते हैं, इनकी मृत्यु होती है, बाकी कथन असत्य हैं। सिख धर्म छोड़कर ईसाई अपनाते हैं, रूस की यात्रा करते हैं, अंत्येष्टि इंग्लैंड में होती है। नेक्स्ट है 10वां, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जैसा भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं जस्ट कि दलीप सिंह थे सिख साम्राज्य के अंतिम शासक। नेक्स्ट है पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था? जो 3 परिषद बनाई गई थी उसका कौन सदस्य नहीं था, ये पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं, नहीं बताना जो सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन दे रखा है एम इलियट, हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। तो इलियट और ये रॉबर्ट मॉन्टगोमरी दोनों सदस्य नहीं थे, जो 3 परिषद बनाई गई थी, ठीक है। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर के बाद, एंग्लो सिख वॉर के बाद सॉरी, तो पंजाब में राज्य करने के लिए परिषद बनाई जाती है, उसमें ये दोनों सदस्य थे। ये बाकी पहला और जो चौथा है ए और डी है वो सदस्य नहीं थे। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। एक्सप्लेनेशन में जो दिया हुआ है कि पंजाब में के ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी
1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन करते हैं, जिसमें कौन कौन होता है? अध्यक्ष होते हैं हेनरी लॉरेंस, ठीक, तथा उनके अलावा अन्य 2 सदस्य होते हैं जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मांसेल की नियुक्ति की गई। एम.एच. इलीट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी सदस्य, इस परिषद जो बनी थी उसके सदस्य संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पूछ रहा है कि ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है, उसमें विजयी कौन हुआ था? तो अभी हमने फोकस करके इसे बताया था 2 से 3 बार कि हैदर अली और अंग्रेजों में युद्ध चल रहा होता है, हैदर अली इसमें विजयी होते हैं। तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। एंग्लो मैसूर वॉर जो होता है, पहली चीज़ ध्यान रखने वाली कि मैंने बताया था पहले, इसका टाइम याद रखिएगा 67 to 69 और मद्रास की संधि होती है, ठीक है। तो यही देखते हैं क्या दिया है। हैदर अली अंग्रेजों के मध्य युद्ध होता है, निजाम मराठे हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित होते हैं। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया और मराठों को धन देकर और निजाम को कुछ प्रलोभन देकर क्या करता है, अपने मिला लेता है अपने गुट में और फिर कर्नाटक पर आक्रमण करता है। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम क्या अंग्रेजों की तरफ भाग जाता है। फिर हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 में मंगलोर पर अधिकार कर लेते हैं और मार्च 1789 में सेनाएं मद्रास तक जा पहुंचती हैं। अंग्रेजों ने व्यवस्था के में हैदर अली की शर्तों पर क्या किया, मद्रास की संधि की। तो यही चीज़ दिया रखी इसमें, क्वेश्चन बना था यूपी पीसीएस मेंस में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? तो डिंडीगुल मैसूर में किसने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? तो टीपू सुल्तान ने की, हैदर अली ने की, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन दे रखा है ए नंदराज, बी हैदर अली, सी देवराज या डी चिक्का कृष्णराज। तो किसने डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? तो हैदर अली ने। नेक्स्ट देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। 1742 में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 में मैसूर के महाराजा ने स्थिति को संभालते हुए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 55 में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया और बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1777 में उन्होंने पुरशीन मीर साहब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो को युद्ध में हराया था, तो आयरकूट है, अभी हम पढ़ के आए, ऊपर टिक कर लीजिएगा। हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ जिसने पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली को परास्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां नंबर, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो श्रीरंगपट्टनम में राजधानी बनाई। वहीं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की ट्रीटी भी होती है 17, अभी देख लेंगे कौन से ईयर में, याद नहीं आ रहा मुझको, अभी पढ़ के आया मैं भूल गया। तो श्रीरंगपट्टनम में ही थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध की संधि भी होती है, वहीं इसने अपनी राजधानी बनाई। टीपू सुल्तान ने राजधानी बनाई और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, ठीक है, ये सब चीज़ें हम अभी पढ़ के आ रहे हैं। नेक्स्ट है 16वां नंबर क्वेश्चन, कौन भारतीय शासक ऐसा था जिसने क्या किया, आधुनिक पद्धति से दूतावासों की स्थापना की? तो हैदर अली दे रखा ऑप्शन है, बी मीर कासिम, सी शाह आलम द्वितीय या डी टीपू सुल्तान। तो ध्यान रखिएगा विदेशों में दूतावास की आधुनिक पद्धति की स्थापित किसने की? तो टीपू सुल्तान ने ही की थी। नेक्स्ट है 17वां नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया। तो ए दे रखा है हैदराबाद में, बी पोलीलूर में, सी सेरिंगपट्टनम में या डी निज़ामाबाद में। तो ध्यान रखिएगा पोलीलूर में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को हराया। ये सेकंड जो एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा होता है, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, उसमें ही टीपू सुल्तान क्या करता है, श्रीरंगपट्टनम में पोलीलूर में अंग्रेज ब्रिटिश सेना को हराता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दे रखा है। हैदर अली, टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया, फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया, कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अरकाट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने क्या किया, हेक्टर मुंडो की सेना को पोलीलूर नामक स्थान पर हराया। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो अब क्या पूछे, ये कौन से सेकंड एंग्लो मैसूर वाद में होता है कि टीपू सुल्तान क्या करता है, हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में एक सेना होती है पोलीलूर में, उसको वहाँ पे हराता है। नेक्स्ट क्या है 18 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? ए हैदर अली, बी डुप्ले, सी टीपू सुल्तान या डी नंदराज। तो किसके साथ की? टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की। थर्ड एंग्लो मैसूर वाद 1790 to 92, 1790 से 92। तो ध्यान रखिएगा 90 से 92 में है तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध का अवसान श्रीरंगपट्टनम की जो संधि होती है उसी से होता है। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस, ध्यान रखिएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि है उसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन होता है, तो कॉर्नवालिस होता है।
और टीपू सुल्तान होता है इधर से। तो ठीक है, टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के मध्य संधि होती कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की संधि 90 से 92 में तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान ये संधि होती है। और पहले वाले में कौन सी होती है? मद्रास की, और दूसरे में मंगलौर की। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मद्रास मंगलौर, मामा लिख सकते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक में, तो या तो मैडमैन लिख सकते हैं, मद्रास मंगलौर ये भी हो जाएगा। तो ये कहीं से कैसे भी किस तरह से याद करिएगा, लेकिन याद करके रखिएगा। और तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ता है। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना पड़ता है। और श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा, उसके 2 पुत्रों को अंग्रेजों के कब्जे में ही रहना पड़ेगा। और इसी संदर्भ में कॉर्नवालिस बताता है, ये कथन बहुत फेमस है, कि क्या बोलता है, कि बताता है कि हमने अपने शत्रुओं को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं होने दिया। तो साथी यहाँ पे कौन? जो हैदराबाद के निजाम होते हैं और मराठे होते हैं, वो क्या साथी के रूप में होते हैं, इनको भी ताकि शक्तिशाली नहीं होने देता है। और जो इनका शत्रु होता है टीपू सुल्तान या हैदर अली, उसको भी प्रभावशाली ढंग से खत्म कर देते हैं। ये तो इसी संदर्भ में कथन देते हैं, कि ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन पे। क्या 19वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए या मारा गए? तो चौथा एंग्लो मैसूर वार होता है 1799 में। इसी समय टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है युद्ध भूमि में। नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। बस यहाँ पे पूछ रहा है कि रिजल्ट पूछ रहा है कि कौन से युद्ध के क्या रिजल्ट रहे हैं। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध पता होगा आपको, जो हैदर अली था उसने अंग्रेजों को पराजित किया। तो ठीक है, द्वितीय एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली पराजित हुए। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। सॉरी, एक सेकेंड, इसमें क्या बताना है, कौन सा एक सही सुमेलित है ये बता रहा है। तो इसमें सुमेलित कौन सा पूछ रहा है ये, एक सेकंड, क्वेश्चन में गलत पढ़ दिया था, कौन सा सही सुमेलित है ये पूछ रहा है। तो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध, इसको टिक कर लीजिएगा, ये सही है कि टीपू पराजित होता है और इसमें युद्ध क्षेत्र में ही इसको मार दिया जाता है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर से सारे युद्धों के संदर्भ में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो पढ़ लेते हैं इसको सही से। फिर से रिपीट जितने बार पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा, याद हो जाएंगी चीज़ें। तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 67 to 69 में, इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जो बेरेलेस था और 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि होती है। तो युद्ध कब से कब तक? 1767 से 69 तक। संधि कौन सी होती है प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में? तो मद्रास की संधि। ठीक है, और इस युद्ध इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो बेरेलेस था। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। द्वितीय एंग्लो मैसूर वार 80 से 84 पे चलता है। 1780 से 84 के बीच द्वितीय एंग्लो मैसूर वार होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें गवर्नर जनरल कौन होता है? तो वारेन हेस्टिंग होता है। और यह क्या होता है? 1784 में मंगलौर की संधि के साथ समाप्त होता है युद्ध, द्वितीय एंग्लो मैसूर वार। और इसी युद्ध में क्या होता है, जो हैदर अली है इसी युद्ध के दौरान मर जाता है। ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है हैदर अली की इसी युद्ध के दौरान, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु भी हो जाती है। 84 में मंगलौर की संधि होती है उसके, ठीक है, और मंगलौर की संधि किससे होती है? तो टीपू सुल्तान के साथ होती है। तीसरा है तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध 90 से 92 के बीच होता है। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जो होता है कौन? कॉर्नवालिस होता है। वहाँ पे दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में कौन था? हेस्टिंग था। प्रथम में गवर्नर था बेरेलेस था। तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में बेरेलेस था, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में वारेन हेस्टिंग होता है, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध में कौन होता है? गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त किया। 84 से 85 में उसने एक दूत जो है अपना कुस्तुनतुनिया भेजा। 87 में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भेजा। 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त होता है। तो संधि कौन सी है? ध्यान रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध 99 में क्या होता है? मार दिया जाता है टीपू सुल्तान युद्ध भूमि में। बैरज अली इस समय होता है गवर्नर जनरल। 4 मई 1799 में अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीता और टीपू ने लड़ते हुए वीर गति पाई। टीपू के कुल सदस्यों, जो कुल के सदस्य थे मतलब, तो उनको क्या किया जाता है? वेल्लोर में कैद कर लिया जाता है। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली है, फिर से दोबारा पढ़ लिया ताकि अच्छे से चीज़ें याद रहें। 21 नंबर क्वेश्चन ईयर पूछ रहा है और संधियाँ दे रखी हैं। तो पता होगा ये जो दे रखा है इलाहाबाद की संधि है, तो 1765 में होती है। कौन से? बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। मंगलौर की संधि पता होगा 80 से 84, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के बाद कौन सी संधि होती है? तो मंगलौर की संधि होती है। 80 से 84 पे चलता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। साल भाई और मद्रास की संधि 67 से 69, ध्यान रखिएगा। तो 67 से 69 ध्यान रखिएगा। 67 to 69 में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार चलता है, उसी में मद्रास की संधि होती है। और साल भाई की संधि होती है हमारी 1782 में।
तो हिसाब से क्वेश्चन टिक करना हो तो ए का 4 है, बी का 2 है, ए का 4, बी का 2 इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है। देख लेते हैं और आगे। फिर साल बाई की संधि सी का 1, तो यह राइट आंसर है, तो इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या दे रखा है। प्रथम संधि जो होती है इलाहाबाद की 12 अगस्त को होती है, द्वितीय संधि होती है 16 अगस्त को होती है। इलाहाबाद की संधि कब होती है? ये बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव के नेतृत्व में ये इलाहाबाद की संधि होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 2 संधियाँ होती है इलाहाबाद में, 65 में ही होती है, लेकिन अगस्त में एक 12 को होती है, एक 16 अगस्त को होती है। मंगलौर की संधि जैसा अभी देख के आ रहे हैं द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में होती है, सन 80 से 84 में युद्ध जो चलता है। और ये सालबाई की संधि कब होती है? तो एंग्लो मराठा वॉर में होती है। प्रथम एंग्लो मराठा वॉर है 75 से 82 के बीच होता है, उस समय सालबाई की संधि होती है। और उसके बाद महाजी सिंधिया जो होते हैं उनकी मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों के मध्य होती है 1782 में। मद्रास की संधि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जैसा भी हम बता के आए हैं, तो इसको टिक कर लीजिएगा। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्या? बेगम समरू एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया, तो कहाँ पे कराया? जैसा भी हम पढ़ के आए सरदना में कराया बेगम समरू ने चर्च का निर्माण। ध्यान में रखिएगा इसको अच्छे से। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है? कौन सा कथन सही नहीं है? ये चीज़ फोकस करके रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये चीज़ जरूर फोकस करिएगा कि सही नहीं है और सही है क्या पूछ रहा है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर टिक करिएगा। तो क्या सही नहीं है ये बताना है। दे रखा है अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। बी दे रखा है महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों का निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई कारखाने स्थापित किए। सी आमेर के सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों को संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में माँ देवी शारदा का मूर्ति का लिए धन के निर्माण के लिए क्या दिया? चंदा दिया। तो इसमें जो आपको पता होगा राइट आंसर ए रहे। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। रणजीत सिंह ने तोप खानों पर अधिक बल दिया। लाहौर तथा अमृतसर में तोप गोले बारूद बनाने के कारखाने लगाए। तो कहाँ कहाँ? लाहौर और अमृतसर में रणजीत सिंह ने क्या किया? तोप गोले बारूद बनाने के लिए कारखाने लगाए। आमेर के जो सवाई माधव जय सिंह थे उन्होंने क्या किया? यूक्लिड के रेखा गणितों के तत्व का संस्कृत में अनुवाद कराया। सवाई जय सिंह ने क्या किया? जयपुर, दिल्ली, बनारस आदि नगरों में क्या किया? 5 वेधशालाएं बनवाई। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। और जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय किसको? अली मर्दान को नहीं बल्कि किसको जाता है? मुर्शीद कुली खान को जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये तीनों के तीनों सही हैं, बस यहाँ हटा दीजिएगा अली मर्दान, लिख दीजिएगा मुर्शीद कुली खान। ठीक है, तो नाम एक जैसे मिलते हैं ऑप्शन बनाने वाले, इसी हिसाब से इसको मुर्शीद कुली खान के ध्यान रखिएगा। मुर्शीद कुली खान के ने क्या किया? राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। कहाँ पे? बंगाल में, तो उसी को श्रेय जाता है ये। 24वां नंबर क्वेश्चन। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया, बता रहे हैं। तो क्या इस समय इब्राहिम लोदी थे? नहीं, सदाशिवराव भाऊ थे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उनका नाम दूसरा कि तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तो टीपू सुल्तान की तृतीय नहीं, चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में हुई, जैसा भी पढ़ के आ रहे हैं 1799 में। तीसरा दर्जा प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। तो राइट आंसर इसमें यही है, बाकी पहला और दूसरा गलत है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 14 जनवरी 1761 3 युद्ध होते हैं पानीपत के, आपको पता होगा। 1526 में होते हैं इब्राहिम लोदी। ठीक है, 1526 में फर्स्ट एंग्लो कह रहा हूँ, 1526 में पानीपत होता है पहला, दूसरा 56 में होता है, और ये जो तीसरा है हमारा 1761 में होता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में वाली मराठा जो सेना थी उसको बुरी तरह परास्त किया। JN सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिन्हें कोई ना कोई संबंधी ना खोया हो, तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया था। 90 से 92 में तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध होता है, जिसमें टीपू सुल्तान केवल पराजित होता है, मृत्यु नहीं होती है उसकी। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध होता है, उसमें मृत्यु होती है टीपू सुल्तान की। और प्लासी का युद्ध तो पता ही होगा 1757 में होता है, जून 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 23 जून के आसपास। उसमें मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, और अन्य षड्यंत्रकारियों में कौन कौन थे? साहूकार थे, जगत सेठ, रायदुर्लभ, अमीरचंद प्रमुख थे। केवल तीसरा कथन सही है। तो ये वीडियो लेक्चर हमारा खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई कमी रह जाती है तो कमेंट करके बताइएगा। और लेक्चर की PDF के लिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है कंसाई GS फॉर IAS PCS का, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको लेक्चर की PDF मिल जाएगी। कोई डाउट एंड क्वेरी हो तो आप हमसे यहाँ पर डायरेक्ट आके पूछ सकते हैं।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।